बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि पेपर क्रोमेटोग्राफ़ी क्या है। उसमें मैंने आपको सारा वो डिटेल से उसका प्रोसीजर बताया था, वो मुख्तलिफ पॉइंट्स के अंदर कि फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो RF वैल्यू ऑफ ईच कंपोनेंट जो है वो ये आपने लास्ट में ये पढ़ा था कि RF वैल्यू इज़ प्रोपोर्शनल टू डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के कैलकुलेट RF वैल्यू ऑफ ईच कंपोनेंट, identify each component by its RF value. RF value is retardation factor. It is defined as. अब इसकी डेफिनेशन क्या है RF वैल्यू की, ये हम पढ़ रहे हैं। ये मैथमेटिकली आपने डिफाइन करना है। RF इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपोनेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट। ये आपका है ओरिजिनल स्पॉट जो आपने पहले लगाया है। ये यहाँ तक ये सॉल्वेंट फ्रंट है, ये मैंने लिखा भी है सॉल्वेंट फ्रंट। फ्रंट कहते हैं दाग को, जहाँ तक सॉल्वेंट पहुँच जाए, वो दाग सा पड़ जाए, वो सॉल्वेंट फ्रंट कहलाएगी। यानी यहाँ तक वो फ़ौरन आपने मार्क भी कर लेनी है। अब आपने जैसे ऑब्टेन्ड मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स लिख कर आप रेशो निकाल लेते हैं, तो इस तरह ये रेशो निकालनी है। अब एक कंपोनेंट आपके पास, ये मैंने उसी क्रोमेटोग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया ताकि ये पता चल जाए हर कंपोनेंट का। पहले तो ये टोटल फासला जो सॉल्वेंट फ्रंट का है ओरिजिनल स्पॉट से ये मेजर कर लें, जैसे ये Z है। अब फिर हर कंपोनेंट का फासला मेजर कर लें, जैसे ये कंपोनेंट 1 जो है इसका X फासला है फ्राम द ओरिजिनल स्पॉट। कंपोनेंट 2 जो है इसका जो है वो Y फासला है फ्राम द ओरिजिनल स्पॉट। ऐसे लाइन खींच के उसी के ऊपर ये स्केल से फिर फासला मेजर कर लेना है आपने, स्केल के ज़रिए ओरिजिनल स्पॉट से इस कंपोनेंट का। कंपोनेंट फैला हुआ होगा तो उसके सेंटर से अंदाज़न आपने वो मार्क करके उसका वो मेजर कर लेना डिस्टेंस। अगर आप RF वैल्यू निकालेंगे कंपोनेंट 1 की, तो कंपोनेंट 1 की जो RF वैल्यू आएगी, क्योंकि उसका फासला X है और टोटल फासला Z है, तो ये X ओवर Z आ जाएगा कंपोनेंट 1 के लिए। अगर कंपोनेंट 2 की RF वैल्यू निकालेंगे तो उसका फासला Y है, इसका फिर Y ओवर Z आ जाएगी। टोटल फासले पे आपने डिवाइड करना है। तो RF को हम कैसे डिफाइन करेंगे? RF इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपोनेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट, जो कंपोनेंट ने फासला तय किया है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट। जो ओरिजिनल स्पॉट से सॉल्वेंट ने फासला तय किया उस पर आपने डिवाइड कर देना उसे। ईच पार्टिकुलर कंपोनेंट, हर खास कंपोनेंट जो है हैज़ पार्टिकुलर RF वैल्यू, उसकी खास RF वैल्यू आएगी। वो बुकलेट खोल के आपने उसको देख लेना है, तो उससे आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। RF वैल्यू हैज़ नो यूनिट्स। RF वैल्यू के यूनिट्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? एक चीज़ है उसके यूनिट्स क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज़ रेशो ऑफ सेम क्वांटिटीज़। ये दोनों सेम क्वांटिटी, ऊपर भी क्या है डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, नीचे भी क्या है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई। तो डिस्टेंस ओवर डिस्टेंस तो यूनिट कट जाएंगे। RF इज इक्वल टू सेंटीमीटर ओवर सेंटीमीटर, तो नो यूनिट्स, बाकी कुछ भी नहीं, यूनिट बचेंगे। RF वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। ये हमेशा एक से कम होती है। एक से कम क्यों होती है? बिकॉज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपोनेंट इज ऑलवेज लेस देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रंट। सॉल्वेंट फ्रंट ही तो उस कंपोनेंट खींच के ऊपर लेके जा रही है। सॉल्वेंट फ्रंट से कभी भी कंपोनेंट आगे नहीं जा सकता, हमेशा कंपोनेंट का फासला कम होगा और जो सॉल्वेंट है उसका फासला ज़्यादा होगा। इसलिए हम ये कहेंगे कि RF वैल्यू इज़ ऑलवेज लेस देन यूनिटी। ये 1 से हमेशा कम होगी, यूनिटी का मतलब 1। तो बिकॉज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट इज़ ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस ऑफ सॉल्वेंट फ्रंट। सॉल्वेंट फ्रंट से उसका फासला, ये सॉल्वेंट फ्रंट का हमेशा फासला जो है ये नीचे वाला ज़्यादा होता है, ऊपर वाला कम होता है। जब न्यूमिनेटर कम हो और डिनोमिनेटर यानी मखरज ज़्यादा हो, डिनोमिनेटर ज़्यादा हो, हमेशा उस रेशो का आंसर डेसिमल में आएगा, पॉइंट्स में आएगा, 1 से कम आएगा। तो ये रीज़न है RF वैल्यू इज़ ऑलवेज लेस देन यूनिटी बिकॉज डिस्टेंस ऑफ कंपोनेंट इज़ ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस ऑफ सॉल्वेंट फ्रंट। एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, हम क्या कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कहाँ इसको? तो अभी आपने किया मसलन क्लोरोफिल वाला, वो मैंने समझाया ईथर एक्सट्रैक्शन में आपने उसका ज़रा घोटा लगाया, क्लोरोफिल पानी में आ गया, फिर आपने उसमें वो डिस्ट्रीब्यूशन वो आपने की उसमें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में। अब यहाँ क्या हो रहा है कि आपने मिक्सचर ऑफ इंक्स है, उसमें 2 कलर हैं, एक रेड इंक है एक ब्लू इंक है, तो वो दोनों क्या हो गई, अलहदा हो गई। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये मॉडर्न टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी। अब जब आप आगे PhD करेंगे या आगे आप हायर स्टडीज़ हासिल करेंगे तो उसमें जो रिसर्च होगी, आपका जो सैंपल आप तैयार करेंगे कोई भी कंपाउंड, तो ऐसा सच उसको मार्केट में थोड़ी भेज देना है। कोई मेडिसिन आपने बनाई है तो उसको मार्केट में भेज देंगे भाई लोग मर जाएं। उसमें पहले उसको प्यूरीफाई करते हैं, उसकी प्योरिटी चेक करते हैं कि उसमें आया वो रिएक्टेंट्स तो नहीं साथ आ गए।
फिर उसके बाद उसमें से वो जो प्योर कंपोनेंट है उसको अलग करते हैं, उसकी वो एनालिसिस करते हैं, उसको चेक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप परफॉर्म करते हैं। तो ये मॉडर्न टेक्निक है एनालिसिस की। एक तो ये है कि इट इज़ यूज फॉर द सेपरेशन, यानी अलग करने के लिए। जैसे ये इंक्स को इसने अलग कर दिया, एक सिंपल सी मिसाल है। आइसोलेशन, वही मतलब है, आइसोलेशन लिख लें, सेपरेशन लिख लें, मतलब दोनों का है कि आइसोलेशन एंड प्योरीफिकेशन, यानी उसको प्योरीफाई करना, कंपोनेंट्स उसमें से इम्प्योरिटीज़ को अलग करना, जो आपको नीडेड कंपोनेंट्स है उसको अलग कर देना, बाकियों को अलग करना। एंड प्योरीफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जैसे मेडिसिन वगैरह ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको जब आप बनाते हैं तो इनको प्यूरीफाई करना, इनकी प्योरिटी चेक करना ये लाजमी है। तो उसको फिर हम ये क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए ये सारा काम करते हैं। तो इट इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन, आइसोलेशन एंड प्योरीफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन द ऑर्गेनिक सिंथेसिस। सिंथेसिस कहते हैं तैयारी को। दूसरा फ़ायदा क्या है, इट इज़ यूज्ड इन बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये आप पढ़ चुके हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होते हैं, ये मैंने वो चैप्टर 1 में आपको पढ़ाए हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में उसके अंदर ये देखते हैं, जैसे आप ये समझ लें कि ये है आपके पास पेपर है, पेपर को आग लगाते हैं तो CO2 और H2O बनता है। तो डेफिनेटली वो बता रहे हैं कि CO2 के अंदर कार्बन है, H2O के अंदर हाइड्रोजन है। तो जो चीज़ आपने जलाई है, पेपर जो जलाया है, उसके अंदर कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी में हो सकता है। तो अब ये चीज़ें जब आप कोई भी टेस्ट करें, ये तो वेरी सिंपल मैंने आपको बता दिया ना, जब भी आप कोई टेस्ट करके कोई उसमें से आप एलिमेंट्स को पहचान लेते हैं तो इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये उसका एक मायारी तज्जिया है, उसकी क्वालिटी है, उसका एलिमेंट्री एनालिसिस है। तो दूसरा है क्वांटिटेटिव, अब कितने ग्राम कार्बन है, कितने ग्राम हाइड्रोजन है, कितने ग्राम, जैसे ग्लूकोज के 180 ग्राम आप ले लें तो 180 ग्राम के अंदर 72 ग्राम कार्बन है और C6H12 12 ग्राम उसमें हाइड्रोजन है, तो 96 ग्राम उसमें ऑक्सीजन है। तो ये उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपने किया है। तो ये दोनों में इस्तेमाल होता है, क्वालिटेटिव में भी, और इट इज़ यूज्ड इन बोथ क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए भी, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी। इट इज़ यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स। अभी आपने ये आइडेंटिफाई किया, RF वैल्यू निकाली, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। और भी काफ़ी सारी इसकी एप्लीकेशन है, चूँकि शार्ट क्वेश्चन है तो आपकी बुक से मैं कहता हूँ ज़्यादा जो है वो आपको मटेरियल ना दिया जाए, जो बुक में है वही पढ़ा दूँ तो बड़ी बात है। तो अब थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।